हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक चोर ने सांता क्लॉज बनकर पूरा बैंक लूट लिया। हालांकि इस चोरी की प्लानिंग और बैंक से भागने के रास्ते को बहुत बारीकी से प्लान किया गया था, मगर फिर उस बैंक में कुछ ऐसा हुआ कि सभी चोरों को घायल हालत में वहां से भागना पड़ा। इन सभी चोरों में शामिल एक चोर का वहां की पब्लिक ने वो हाल किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आखिर बैंक को लूटने की वो क्या प्लानिंग थी जो इतनी बुरी तरह से फेल हो गई, और ये चोर कैसे पुलिस और पब्लिक के हाथ लगे, ये बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है 23 दिसंबर 1927 को। 2 दिन बाद क्रिसमस होने की वजह से टेक्सास के शहर सिस्को में जगह जगह क्रिसमस की सजावट थी और पूरा शहर गोल्डन, रेड और ग्रीन कलर की सजावट से सजा हुआ था। क्रिसमस की छुट्टियां होने की वजह से सड़कों पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और तभी वहाँ की मेन स्ट्रीट मार्केट में एक सांता क्लॉज घूमते हुए दिखाई देता है। इस सांता क्लॉज को देखने के बाद बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और सभी बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और उससे गिफ्ट मांगने लगते हैं। इस सांता क्लॉज के बारे में एक बात बहुत अजीब सी थी, और वो ये थी कि सांता क्लॉज दूसरे सांता क्लॉज के मुकाबले काफ़ी पतला था और उसने अपने बैग में गिफ्ट्स की जगह बड़े बड़े आलू भर रखे थे। इस सांता क्लॉज को देख 6 साल की फ्रांसिस ब्लेसिंगम अपनी माँ से ये जिद करने लगती है कि उसे सांता क्लॉज से मिलना है और उससे गिफ्ट लेना है। पहले तो फ्रांसिस ब्लेसिंगम की माँ इस बात के लिए हिचकिचाते हुए मना कर देती है, मगर अपनी बेटी की जिद के आगे वो हार मान लेती है और सांता से मिलने के लिए हाँ कर देती है। अभी फ्रांसिस ब्लेसिंगम और उसकी माँ सांता क्लॉज से मिलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सांता क्लॉज अचानक सिस्को के नेशनल बैंक के अंदर घुस जाता है। बैंक के अंदर घुसने के बाद बैंक का एक एम्प्लॉय सांता क्लॉज को वेलकम करता है और उसे मैरी क्रिसमस विश करता है, पर सांता क्लॉज उसे इग्नोर कर देता है और चुप रहता है। बैंक के एम्प्लॉय को लगता है कि शायद सांता क्लॉज ने सुना नहीं है और वो दोबारा उसे मैरी क्रिसमस विश करता है, मगर इस बार भी सांता क्लॉज चुप ही रहता है। और तभी अचानक बैंक के अंदर 3 लोग घुसते हैं और अपने कोट से पिस्टल्स निकालते हैं, और उनमें से एक बैंक के काउंटर के ऊपर खड़े होकर चिल्लाता है, ये एक बैंक रॉबरी है। इसी दौरान फ्रांसिस ब्लेसिंगम अपनी माँ के साथ सांता से मिलने के लिए बैंक के अंदर आ चुकी थी। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये कोई सांता नहीं बल्कि एक चोर है जो अपनी गैंग के साथ बैंक को लूटने आया है। इसी दौरान सांता क्लॉज अपने बैग्स में से आलू निकालता है और उसमें लूटे हुए पैसे और चेक्स भरने लगता है। ये देख ब्लेसिंगम की माँ अपनी बेटी को लेकर आगे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर खड़े चोरों के साथी ने वो दरवाज़ा पहले ही ब्लॉक कर दिया था। क्योंकि मिसिस ब्लेसिंगम इस बैंक की बहुत पुरानी कस्टमर थी और वो बैंक के हर रास्ते के बारे में जानती थी, इसीलिए वो भागते हुए बुक कीपर रूम पहुंचती है और वहां से पीछे के दरवाजे के रास्ते बैंक से बाहर आ जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चोर इससे पहले कुछ समझ पाते मिसिस ब्लेसिंगम अपनी बेटी के साथ बैंक से बाहर आ चुकी थी। बाहर आने के बाद मिसिस ब्लेसिंगम इस बात की खबर पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस चीफ जी.ई. बेडफोर्ड बिना वक्त गवाए मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। जी.ई. बेडफोर्ड और उनके ऑफिसर्स के हाथों में राइट्स गन थी जो दंगों में इस्तेमाल होती थी, और मौका वारदात पर पहुंचने के बाद जो नज़ारा उन लोगों ने देखा उसे देख उनके हाथ पैर फूल गए। सन 1920 अमेरिका का वो दौर था जब पूरे अमेरिका में क्राइम अपने चरम पर था और जिसका सबसे ज़्यादा शिकार बैंक्स होते थे। आए दिन किसी न किसी बैंक में लूट की वारदात सामने आती रहती थी, इसीलिए टेक्सास बैंकर एसोसिएशन ने पूरे टेक्सास में एक डेड बैंक रॉबर रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाया था। इस प्रोग्राम के तहत जो भी बैंक रॉबर को चोरियों के दौरान जान से मार देगा, टेक्सास बैंकर एसोसिएशन उसे $5000 का इनाम देगी, वो भी बिना कोई सवाल किए। और यही वो वजह थी जब मिसिस ब्लेसिंगम बैंक के बाहर आकर लोगों को चोरों के बारे में बताती है, तब वहाँ के लोग अपने अपने हथियार लेकर बैंक के बाहर पहुँच जाते हैं। हर कोई चाहता था कि वो चोर को जान से मार दे और उसे $5000 का इनाम मिल जाए। लोगों के हाथों में बंदूक देख चीफ बेडफोर्ड वहाँ बैरिकेडिंग लगा देते हैं और उनके ऑफिसर्स बैंक को बाहर से घेर लेते हैं। अब वहाँ हथियारबंद लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और पुलिस के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही थी। इधर बैंक के अंदर सांता क्लॉज बना चोर $12000 कैश, बॉन्ड्स और चेक्स उठा ही रहा था कि तभी एक गोली बैंक के कांच को तोड़ते हुए अंदर घुसती है और एकदम से पूरे बैंक पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, जिससे पूरा बैंक और वहाँ की सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। बैंक की दीवारों और फर्नीचर पर हर जगह गोलियों से छेद हो चुके थे और इसी बीच एक चोर के पैर में गोली लग जाती है। ये देख सभी चोर बहुत घबरा जाते हैं और वो बैंक में मौजूद कस्टमर्स और बच्चों को ढाल बनाकर बैंक के आगे के गेट से भागने लगते हैं। इसी दौरान बाहर खड़े लोगों में से एक चोरों पर गोली चला देता है, जिसके बाद बैंक के कस्टमर्स और एम्प्लॉय वापस बैंक के अंदर भाग जाते हैं और चोरों और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें बाहर खड़े लोग भी पुलिस का साथ दे रहे थे। इसी दौरान एक चोर बैंक के अंदर वापस जाता है और वहां से 12 साल की लेविन कमर और 10 साल की एमा मे रॉबर्टसन को बंदी बना लेता है।
उन दोनों लड़कियों को ढाल बनाकर वो चोर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर खुद उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उन चोरों के भागने के बाद बैंक के बाहर जगह जगह लोग ज़मीन पर पड़े थे, कुछ मर चुके थे तो कुछ घायल थे। चोरों के भागने के बाद पुलिस और सिस्को शहर के लोग अपनी गाड़ी और घोड़ों पर सवार होते हैं और उन चोरों का पीछा करने के लिए भागते हैं। वो सभी चोर गाड़ी में बैठकर फरार तो हो गए थे, मगर साथ ही साथ पुलिस और लोगों के साथ हुई फायरिंग में वो घायल भी हो गए थे, जिसकी वजह से एक चोर के लगातार खून बह रहा था। जिन दोनों लड़कियों को उन चोरों ने बंदी बनाया था, उनमें से एक लड़की लेवन कमर सेंटा क्लॉज बने चोर को पहचान लेती है। वो उसे इसलिए पहचान जाती है क्योंकि वो अक्सर लेवन कमर की माँ के कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाया करता था और उसका नाम था मार्शल रैटक्लिफ। मार्शल रैटक्लिफ शुरुआत से ही छोटे मोटे क्राइम्स को अंजाम देता रहता था, जिसकी वजह से उसे हाई स्कूल में ही स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। चूँकि खेतों के काम में मेहनत बहुत ज़्यादा थी और पैसे बहुत कम, इसलिए मार्शल अपने भाई ली रैटक्लिफ के साथ मिलकर इल्लीगल शराब बनाने का बिजनेस शुरू करता है। चूँकि अमेरिका में इल्लीगल शराब की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए इस बिज़नेस में भी मार्शल बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा था। इसी दौरान मार्शल की नज़र अपने पड़ोसी यूल पर पड़ती है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। मार्शल देखता है कि यूल के पास हमेशा बहुत सारा कैश रहता है, जबकि ना तो वो कोई काम करता था और ना ही उसकी कोई खेती बाड़ी थी। मार्शल यूल से जब इस बारे में पूछता है तो यूल उसे बताता है कि उसने और उसके भाई ने मिलकर एक कामयाब बैंक डकैती को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सेट हो गई। ये सुनते ही मार्शल फैसला करता है कि वो भी ये बैंक डकैती को अंजाम देगा, जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाए। और इसी वजह से मार्शल और उसका भाई ली रैटक्लिफ सन 1926 में वलेरा कोलमैन काउंटी में एक बैंक से $3000 लूटते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस चोरी के बाद दोनों भाइयों को 18 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उन दोनों को सज़ा सुनाई जाने के बाद वहाँ के लोगों को लगने लगता है कि दोनों भाइयों को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, जिसके बाद वहाँ के लोग उनकी रिहाई के लिए एक रैली निकालते हैं और दोनों भाइयों की माँ भी उनकी रिहाई के लिए गवर्नर से अपील करती है, जिसके बाद उन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद दोनों भाई अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। जहाँ एक तरफ ली दोबारा इलीगल शराब का बिजनेस शुरू कर देता है, वहीं दूसरी तरफ मार्शल उन गलतियों को ढूंढने में लग जाता है जो उससे बैंक रॉबरी के दौरान हुई थी। अपनी गलतियों पर काम करने और उनसे सीखने के बाद मार्शल को लगने लगता है कि अब उसे ऐसे काबिल लोगों की ज़रूरत है जो दोबारा बैंक रॉबरी में उसका साथ दे सकें। इसी दौरान मार्शल रैटक्लिफ को एक ऑयल फील्ड में काम मिल जाता है, जहां उसे रॉबर्ट हिल नाम का एक शख्स मिलता है, जिसे देखते ही मार्शल उसे फ़ौरन पहचान लेता है। रॉबर्ट हिल वही शख्स था जो मार्शल को बैंक रॉबरी की सज़ा के दौरान जेल में मिला था। रॉबर्ट हिल मार्शल को बताता है कि उसे एक टेलर की दुकान पर चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था, मगर वो चोरी उसके पार्टनर ने की थी और उस चोरी का इल्ज़ाम उसने अपने सर ले लिया था। रॉबर्ट की इस बात का मार्शल पर बहुत गहरा असर होता है और उसे लगने लगता है कि रॉबर्ट एक बहुत ही वफादार इंसान है। इस मुलाकात के बाद मार्शल और रॉबर्ट बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं और रॉबर्ट ही वो पहला शख्स था जो इस रॉबरी गैंग का पहला मेंबर बना। रॉबर्ट के बाद इस गैंग में जो दूसरा मेंबर शामिल हुआ वो था हेनरी हेल्म्स। हेनरी हेल्म्स भी उसी जेल में कैदी रह चुका था जहां रॉबर्ट और मार्शल कैदी थे। चूँकि हेनरी का एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो देखने में भी काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसलिए कोई भी उससे झगड़ा मोल लेना पसंद नहीं करता था। अब मार्शल, रॉबर्ट और हेनरी इन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वो फैसला करते हैं कि अब वो बंक हाउस को छोड़कर एक कंफर्टेबल बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट कर लेंगे। वही बंक हाउस जिसमें उनके साथी वर्कर्स रहा करते थे। वो तीनों जिस बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट हुए थे उसे मिस टेलर नाम की एक औरत चलाती थी। बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट होने के बाद मार्शल रैटक्लिफ रॉबर्ट और हेनरी के साथ मिलकर इस चोरी की प्लानिंग शुरू करता है। उसका प्लान था कि वो सिस्को के फर्स्ट नेशनल बैंक को क्रिसमस के दौरान लूटेगा। ये साल का वो वक्त था जब बैंक्स में सबसे ज़्यादा कैश होता था और चोरी को अंजाम देने के बाद वो पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। मार्शल का मानना था कि यह एक बहुत ही आसान चोरी होगी, जिसमें वो आगे के दरवाजे से अंदर जाएगा, एम्प्लॉय के सर पर बंदूक रखकर पैसे निकलवाएगा और पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल जाएगा। मगर उसके साथी रॉबर्ट और हेनरी ने उसे उसकी पहली नाकाम चोरी के बारे में याद दिलाया और साथ ही साथ डेड बैंक रॉबर रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में भी बताया, जिसमें बैंक रॉबर को मारने वाले को $5000 का इनाम दिया जाता था। मार्शल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि सभी बैंक्स इंश्योर्ड होते हैं और वो शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस के साथ साथ वहाँ के लोकल लोग भी अपनी बंदूकें लेकर बैंक के बाहर आ जाएंगे। मार्शल अब किसी तरह रॉबर्ट और हेनरी को इस चोरी के लिए राज़ी कर लेता है और वो तीनों बहुत बारीकी से चोरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं।
चूँकि मार्शल पहले से ही इस बैंक की रेकी कर चुका था, इसलिए उसे ये बहुत अच्छी तरह पता था कि गैंग के किस मेंबर को बैंक के किस कोने में खड़ा रखना है ताकि पूरी चोरी को बहुत आसानी से अंजाम दिया जा सके। अब बारी थी चौथे और आखिरी मेंबर को गैंग में शामिल करने की, और यही वो चौथा मेंबर था जिसकी वजह से इस पूरी चोरी का प्लान चौपट हो गया और सभी चोर पकड़े गए। इस चौथे मेंबर को हेनरी हेल्म्स लेकर आया था, जिसका नाम था लिवाइस डेविस। हालांकि डेविस का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, मगर उसे हथियार चलाने में काफ़ी महारत हासिल थी, और चूँकि उस पर अपने घर की भी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वो इस चोरी में मार्शल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उन चारों चोरों में से मार्शल ही था जो सिस्को शहर का रहने वाला था, जहाँ ये बैंक डकैती हुई, और इसीलिए वहाँ के ज़्यादातर लोग उसे पहचानते थे, जिसमें लोकल पुलिस चीफ भी शामिल थे। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से मार्शल ने सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनकर अपना भेष बदला था। अब जो सबसे ज़रूरी और आखिरी काम बचा था वो था एक कार का इंतज़ाम करना जिसमें बैठकर वो सभी फ़रार हो सकें, और इसीलिए वो लोग एक ब्लू कलर की ब्यूइक कार चुराते हैं। जिस बोर्डिंग हाउस में वो चारों रह रहे थे वो बैंक से लगभग 150 किलोमीटर दूर था, और इसीलिए 23 दिसंबर 1927 की सुबह वो लोग इस चोरी को अंजाम देने के लिए बैंक की तरफ निकल जाते हैं। बैंक पहुंचने के बाद मार्शल रॉबर्ट हिल से कहता है कि वो गाड़ी को बैंक के पीछे वाले दरवाजे के बाहर तैयार रखे ताकि चोरी करते ही वो लोग पीछे के दरवाजे से गाड़ी में बैठकर भाग सकें। अब हेनरी हेल्म्स और लिवाइस डेविस बैंक के बाहर लोगों की भीड़ में मिल जाते हैं, और मार्शल अपना सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनकर बैंक की तरफ बढ़ने लगता है। सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनने की वजह से मार्शल ने बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी उनके पकड़े जाने की। चूँकि क्रिसमस की छुट्टियां थी, इसलिए उस दिन मार्शल की उम्मीद से ज़्यादा कस्टमर्स बैंक में थे। ये देख मार्शल कुछ घबरा जाता है और वो खुद पर काबू रखते हुए अपने बाकी 3 साथियों का इंतज़ार करने लगता है। जब बैंक के एम्प्लॉय ने मार्शल को न्यू ईयर विश किया तब वो इसलिए चुप रहा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कुछ भी बात करेगा तो बैंक का एम्प्लॉय उसकी आवाज़ पहचान जाएगा। और जैसे ही हेल्म्स, डेविस और रॉबर्ट बैंक के अंदर घुसते हैं, इस चोरी की शुरुआत हो जाती है। मार्शल जल्दी जल्दी अपने साथ लाए गिफ्ट बैग में कैश और बॉन्ड्स भरना शुरू करता है। इसी दौरान मिसेस ब्लेसिंगेम अपनी बेटी के साथ बुक कीपर रूम होते हुए पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। हेनरी अभी मिसेस ब्लेसिंगेम के पीछे भाग ही रहा था कि तभी बाहर के कांच टूटने की आवाज़ उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। पहली गोली चलते ही बाहर की भीड़ गोलियां चलाते हुए बैंक की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लिवाइस डेविस अपनी बंदूक से हवा में फायर करता है जिससे वो लोगों को डरा सके, मगर हुआ इसका उल्टा, और भीड़ अब और ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने ताबड़तोड़ बैंक पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें डेविस को कई गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया। इसी दौरान हेनरी हेल्म्स की नज़र 12 साल की लेवन कमर और 10 साल की एमा मे रॉबर्टसन पर पड़ती है, जो बैंक के गेट के पास ही ज़मीन पर लेटी थी। अब तक डेविस के साथ साथ मार्शल और रॉबर्ट भी घायल हो चुके थे, और सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर होता देख पुलिस भीड़ को फायरिंग रोकने के लिए कहती है। फायरिंग रुकते ही हेनरी हेल्म्स उन दोनों लड़कियों के सर पर बंदूक तानकर उनके साथ बाहर निकलता है, जिनको आगे से मार्शल और डेविस ने कवर कर रखा था, और फिर वो सभी चोर उन दोनों लड़कियों के साथ कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। वो चोर जैसे ही कार में बैठकर भाग रहे थे कि तभी पुलिस चीफ बेडफोर्ड पीछे से उनकी कार पर गोलियां चलाते हैं, और इस फायरिंग के जवाब में हेनरी हेल्म्स अपनी गन कार की खिड़की से बाहर निकालकर बेडफोर्ड पर 5 गोलियां चलाता है। इस फायरिंग में पुलिस चीफ बेडफोर्ड, ऑफिसर जॉर्ज और उस भीड़ में से 6 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस पूरे क्रॉस फायर में बैंक की दीवारों और फर्नीचर में 200 से ज़्यादा छेद हो गए थे, जिससे ये समझ पाना मुश्किल था कि कौन सी गोली किसने चलाई है। चूँकि ये कार पहले ही 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी थी, और इसीलिए वापस भागते वक्त इस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने लगता है, और इस बात ने उन सभी चोरों को बहुत परेशान कर दिया कि अब वो क्या करेंगे। तभी उन्हें एक ब्रांड न्यू ओल्ड्समोबिल कार आते हुए दिखाई देती है, जो वहाँ की हैरिस फैमिली को लेकर जा रही थी। मार्शल सेंटा के ड्रेस में उस गाड़ी की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, और जैसे ही वो गाड़ी मार्शल के पास आकर रुकती है तो वो अपनी गन उन पर तान देता है, जिसके बाद हैरिस फैमिली उस कार से उतरकर भाग जाती है। अब मार्शल और बाकी चोर उन दोनों लड़कियों के साथ इस नई गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। हैरिस फैमिली ने भागने से पहले कार की चाबियां निकाल ली थी, और वो चाबियां अपने साथ लेकर भाग गए थे। अब वो सभी चोर दोबारा उस पुरानी कार में बैठते हैं और एक नई गाड़ी की तलाश में निकल जाते हैं। उन चोरों ने लिवाइस डेविस को ओल्ड्समोबिल कार में ही छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गया था, और इसीलिए लिवाइस डेविस कार के साथ उस भीड़ के हाथ लग गया जो उनका पीछा कर रही थी। भीड़ के हाथ लगते ही उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, और लिवाइस डेविस वो पहला शख्स था जो इस चोरी में गिरफ्तार हुआ।
गिरफ्तार होते ही डेविस को फोर्ट वर्थ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जैसे ही उसे होश आता है पुलिस उस पर अपने साथियों का नाम बताने का प्रेशर बनाने लगती है। अभी वो पुलिस को कुछ बता पाता, इससे पहले ही बहुत खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। उधर मार्शल की गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था और वो सभी चोर गाड़ी को छोड़कर पास के एक जंगल में चले गए और पूरी रात वहीं छुपे रहे। अगली सुबह होते ही वो लोग फिर एक नई गाड़ी को ढूंढने लगते हैं जिसे वो लोग चुरा सकें। अब तक पुलिस चीफ बेडफोर्ड ने जगह जगह नाकाबंदी लगवा दी थी और वो खुद उस चेकपोस्ट पर जाकर खड़े हो गए जहां से उन्हें शक था कि चोर गुजरेंगे। कुछ ही देर में चेकपोस्ट से लगे खेत में उन्हें कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है। चीफ बेडफोर्ड अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ जैसे ही उस खेत में घुसते हैं उन्हें वहां जख्मी हालत में मार्शल रैटक्लिफ दिखाई देता है। मार्शल को देखते ही चीफ बेडफोर्ड अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाते हैं और गोली चला देते हैं। पहली गोली चलते ही वो दोबारा अपनी गन रीलोड करते हैं और हेनरी हेल्म्स पर गोली चला देते हैं और इसी तरह तीसरी गोली का शिकार रॉबर्ट हिल बनता है। तीनों को गोली लगने के बाद हेनरी हेल्म्स और रॉबर्ट किसी तरह जंगल की ओर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि मार्शल रैटक्लिफ पुलिस के हाथ लग जाता है। मार्शल को 6 गोलियां लगी थी, जिनमें से एक गोली उसके जबड़े में भी लगी थी। जंगल में 2 दिन छुपे रहने के बाद 30 दिसंबर 1927 को हेनरी हेल्म्स और रॉबर्ट हिल भी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। चोरी के महज 1 हफ्ते के अंदर ही सभी चोर पुलिस के हाथ लग चुके थे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। पूछताछ में रॉबर्ट हिल को आर्म्ड रॉबरी के लिए कोर्ट 99 साल की सज़ा सुनाता है। इस सज़ा के दौरान उसने 3 बार भागने की कोशिश भी की, मगर हर बार पकड़ा गया। चूँकि हेनरी हेल्म्स की गोली चलाने की वजह से ही पुलिस वाले और सिविलियंस घायल हुए थे, जिनमें से 2 सिविलियंस की मौत भी हो गई थी। इसीलिए कोर्ट हेनरी हेल्म्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सजाए मौत सुनाती है। हालांकि मार्शल रैटक्लिफ इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था, मगर फिर भी कोर्ट उसे भी 99 साल की सज़ा सुनाता है। मार्शल इस बात से बहुत खुश था कि उसे सजाए मौत नहीं सुनाई गई थी और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर वो एक अच्छा कैदी बनकर रहेगा तो वो 20 साल में ही जेल से रिहा हो सकता है। इधर मार्शल रैटक्लिफ को सजाए मौत ना सुनाई जाने की वजह से सिस्को शहर की पब्लिक सड़कों पर उतर आई और रीट्रायल की मांग करने लगी। पब्लिक का बढ़ता गुस्सा और प्रेशर देख कोर्ट दोबारा मार्शल रैटक्लिफ का ट्रायल शुरू करती है और उसे भी सजाए मौत सुनाती है। सज़ा सुनाने के 2 साल बाद हेनरी हेल्म्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसे सजाए मौत दे दी जाती है। ये देख मार्शल पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि कोर्ट में उसे पागल करार देकर उसकी मौत की सज़ा को खारिज कर दिया जाएगा। इसी दौरान मार्शल को पैरालिसिस अटैक पड़ता है, जिसके बाद उसकी देखभाल करने का जिम्मा डेप्यूटी शेरिफ टॉम जोन्स उठाते हैं। वो उसे अपने हाथों से खिलाते, पिलाते और यहाँ तक कि उसे नहलाते और वॉशरूम भी ले जाते हैं। ऐसे ही मंडे 18 नवंबर की एक रात को डेप्यूटी शेरिफ अपने एक कलीग किल्बर्न के साथ मार्शल के सेल में जाते हैं और उसे खाना खाने के लिए तैयार करते हैं। वो दोनों मार्शल के लिए खाना और साफ सफाई का सामान लेने के लिए सेल से निकलते हैं और सेल का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, ये सोच करके पैरालाइज कैदी कहाँ भाग पाएगा। और इसके बाद जो हुआ वो देखकर शेरिफ टॉम जोन्स के पैरों तले ज़मीन सरक गई। मार्शल पिछले 10 दिनों से पैरालाइज होने का नाटक कर रहा था और उसे जैसे ही सेल का दरवाज़ा खुला मिला वो वहाँ से भागने लगा। भागते हुए उसके हाथ शेरिफ की सर्विस रिवॉल्वर लग गई और अभी वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके सामने शेरिफ टॉम जोन्स आ जाते हैं, जिन पर वो ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला देता है। किल्बर्न जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनता है वो भी भागते हुए अंदर आता है और मार्शल उस पर भी गोली चला देता है, मगर किल्बर्न को गोली नहीं लगती और वो फ़ौरन आगे बढ़कर मार्शल के चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसके बाद मार्शल बेहोश हो जाता है और उसे दोबारा उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस घटना के दौरान शेरिफ टॉम जोन्स की गोली लगने से मौत हो जाती है। चूँकि डिप्यूटी शेरिफ टॉम जोन्स सिस्को शहर के काफ़ी लोकप्रिय ऑफिसर थे और इसीलिए मार्शल के हाथों उनकी मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आती है। इस भीड़ में लगभग 2000 लोग शामिल थे और वो लोग पूरे पुलिस स्टेशन को घेर कर मार्शल को उनके हवाले करने की मांग करने लगते हैं। ऑफिसर किल्बर्न भीड़ को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग वापस चले जाएं और कोर्ट को अपना काम करने दें। भीड़ में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो लोग किल्बर्न की बात को नकारते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं और मार्शल को नंगा करके जेल से बाहर घसीटते हुए लाते हैं और सड़कों पर घुमाना शुरू करते हैं। भीड़ मार्शल को लेकर मजेस्टिक थिएटर के पास से गुजर ही रही थी कि इत्तेफाक से वहाँ न्यूज़ प्रोडक्शन हाउस का एक प्ले रोड पर चल रहा था। उस प्ले में फांसी के फंदे का सेट लगा हुआ था और तभी भीड़ में से एक शख्स मार्शल को वहाँ ले जाकर फांसी का फंदा उसके गले में डाल देता है और लगभग 1 दर्जन आदमी रस्सी के दूसरे हिस्से को खींचना शुरू करते हैं, मगर एकदम से झटका लगने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से मार्शल ज़मीन पर गिर जाता है। अब भीड़ का गुस्सा और भी बढ़ चुका था और वो लोग ज़ोर ज़ोर से मार्शल को फांसी देने के लिए चिल्लाने लगते हैं।
इस बार मार्शल को दोबारा फांसी पर चढ़ाया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है और मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, मुझे माफ़ कर दो। इस चोरी को आज भी इतिहास की सबसे हैरत अंगेज और दर्दनाक चोरी के नाम से जाना जाता है, जहां दिन दहाड़े गोलियां चली और पब्लिक ने खुद इस चोरी के मुजरिम को मारकर इंसाफ किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।